नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, इससे पहले मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं, मैं अपनी ओर से, अपने चैनल्स की ओर से सभी दर्शकों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको सुख और समृद्धि आपके घर में आए और साथ में जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त हों। इसके साथ हम प्रारंभ करेंगे अपना कार्यक्रम आज का। कहा जाए तो नए वर्ष का दूसरा टॉक शो। जी हाँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है और जिनके बेबाक और साहसी विचार हिंदुस्तान भर में और विदेशों में भी बहुत बेसब्री से सुने जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं कि हे राम टू जय श्री राम के लेखक आनंद वर्धन सिंह और फाउंडिंग एडिटर पब्लिक इंडिया और बहुत वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आनंद जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। और आप सबको, आपके पूरे परिवार को, आपके सामाजिक मंडल को हमारी ओर से बहुत बहुत नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आनंद जी, देश जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है वहां पर चुनाव ऐसा लगता है कि 24/7 की एक प्रक्रिया बन गई है। देश का विकास कभी कभी ऐसा लगता है कि बैक सीट पर चला जाता है और हमारे आंकड़े भी यही कहते हैं कि पिछले 8 वर्षों के अंदर मनमोहन सिंह के अगर लास्ट 8 साल लगाए जाएं तो उनकी जीडीपी ग्रोथ वृद्धि दर जो थी 6.42% थी और मोदी जी के 8 वर्षों की जीडीपी वृद्धि दर 5.47% है। 1% का फर्क है। यानी कि बहुत बड़ा शाइनिंग इंडिया आपके सामने है 2004 की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के एक चुप व्यक्तित्व के सामने जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए थी वो उससे थोड़ी सी कम है। कोई प्रश्न नहीं होगा आज, लेकिन कुछ चीजें हैं जो देश और देश भारत यानी किस दिशा में जा रहा है। वहां पर नीतीश बाबू ने कुछ कहा है, आरएसएस पर कहा कि आजादी में कोई योगदान नहीं। साथ में राहुल के बारे में कहा कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और उन्हें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक राष्ट्रपिता की उपाधि बार बार मोदी जी को दी जा रही है और एक मुद्दा और निकल कर आया है कि मीडिया से ही कुछ आवाजें उठी हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिनका अभी देहांत हुआ है, उनके प्रति हमारी भी श्रद्धांजलि है। उनको जीजा माता की उपाधि दी गई है। वो शायद एक किस्म से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नए जमाने के शिवाजी हैं। इम्प्लाइड मीनिंग ये भी निकलता है उसमें से। और वैसे भगत सिंह कोश्यारी भी कह चुके थे कि एक अपने वक्तव्य में, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, कि शिवाजी तो पुराने जमाने के आइकॉन हैं और नए जमाने के आइकॉन कुछ और हैं। शायद उनका इशारा जो अभी जो आ रहा है कि नरेंद्र मोदी नए जमाने के शिवाजी हैं। खैर, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेजेक्टरी क्या होगी 2024 की, दशा और दिशा क्या होगी और 2023 की शुरुआत में क्या होने जा रहा है, इसका आकलन हम लेंगे आनंद जी से। आनंद जी, बिना किसी प्रश्न के आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी कि नए वर्ष में प्रवेश तो किया है, जो राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक हालात, आप उनको किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम के और एसजीएस न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत नववर्ष की शुभकामनाएँ। और अ, ये वर्ष ऐसा हो कि जिसमें हम कम से कम अ, अपने नज़रिए से ये देख सकें कि देश के लिए, समाज के लिए और हमारे हित में क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। ये मैं शुरू करूँ इससे पहले आपका जो ओपनिंग वक्तव्य था, वहीं से मैं कुछ सूत्र लेने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने एक चीज़ कही कि अब देश 24/7 12 महीने चुनावी मोड में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक नई तरह की जो हमने राजनीति शुरू की और ख़ास करके 2014 के बाद, उसमें जो सरकार और पार्टी का फ़र्क है, वो करीब-करीब कम होते-होते अब वो एक-दूसरे का पर्याय बन गया है। कहाँ पे पहले एक होता था ना कि पार्टी एक अलग थी, सरकार अलग थी, पार्टी अपना काम करती रहती थी और ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले हर वर्ष इलेक्शन नहीं होते थे, इलेक्शन होते थे। लेकिन उस इलेक्शन का इतना शायद प्रभाव या इतनी बातचीत नहीं होती थी,
उसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो इस समय देश के जो सबसे प्रमुख नेता और जिनके साथ ही माना जाता है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू मोदी, उन्होंने अपनी छवि एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा एक सक्सेसफुल भाजपा के चुनाव जिताऊ नेता के रूप में एस्टैब्लिश हो गए हैं। अब लोग कहते हैं और ये फैक्ट भी है कि अगर आज कहीं से भी मोदी जी को निकाल लीजिए किसी भी प्रदेश से, तो फिर आपको बिल्कुल सामने रहेगा कि वो फिर भाजपा बिल्कुल धाराशायी है। फिर भाजपा जी, के पास कुछ वोट माँगने के लिए है ही नहीं। और जो अगर आज आज ईमानदारी की बात ये है कि अगर आप मोदी जी को हटा लें, तो किसी स्टेट इलेक्शन में भी भाजपा इलेक्शन जीतने के लड़ने की स्थिति में नहीं। तो अब अगर एक इतने बड़े व्यक्तित्व को आपने कर लिया और जो केवल और केवल पूरे टाइम उनके जो भी वो शिलान्यास करते हैं या जो भी योजनाओं को की बात करते हैं, उसका कहीं न कहीं इशारा रहता है चुनाव से। मैं एक बहुत छोटी-सी चीज़ के साथ इसका उदाहरण दूँ क्योंकि वो चीज़ें कभी-कभी पब्लिक उसमें से मिस होती हैं और वो आपको धीरे से जैसे बच्चे को फुसलाने के लिए आप नहीं कहते हैं कि अगर सुबह उठोगे, ये करोगे तो इससे फ़ायदा ये है। बाद में पता लगता है कि वो उसकी शायद आप हेल्थ के लिए कह रहे थे। 2 बहुत छोटे उदाहरण दूँगा। एक जी-20 का एक बड़ा भारी वो हो रहा है कि जी-20 हम आ गए, हमें चेयरमैनशिप मिल गई, जी-20 कर दिया, जी-20 कर देंगे, फलाना-ढिमाका। जी-20 की मैं दर्शकों को बता दूँ, चेयरमैनशिप हमें 2020 में मिलनी थी, जो हमने रिफ्यूज़ किया। हमने कहा कि इंडोनेशिया को दो। फिर 2021 में हमने रिफ्यूज़ की और रिफ्यूज़ करके हमने उसको मैनेज किया कि वो 2022-23 में मिले। दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि ये जो जी-20 की मेंबरशिप होती है, दिसंबर टू नवंबर इसका कार्यकाल होता है। मतलब जैसे जनवरी टू दिसंबर नहीं होता है या अप्रैल टू मार्च नहीं होता है, इसका कार्यकाल दिसंबर माह से शुरू होके नवंबर माह के जी। अगले साल तक होता है। तो जानबूझ के हमने 2023 की चेयरमैनशिप ली है और इसका मतलब आप सोच लीजिए कितनी दूरदृष्टि है। संजय गांधी का था ना दूरदृष्टि, पक्का इरादा क्या-क्या। तो 2020 में हम कंसीव कर रहे थे कि एक जी-20 नाम की चीज़ जब चेयरमैनशिप जो हमें आई है, इसको अभी मत लो, इसको 2023 में लो और इसको एक बड़ा इवेंट बना के ऐसे पेश कर दो कि जी-20, जी-20, जी-20 अब सब लोग जी-20, जी-20 का ड्रम बजाने लगे और आपका 2024 का इलेक्शन का उसका आपको फ़ायदा मिल गया। इसका और कोई कारण नहीं क्योंकि 2 बार आप क्यों रिफ्यूज़ करेंगे भई अगर आपको चेयरमैनशिप मिल रही है तो व्हाई यू आर रिफ्यूजिंग एंड यू आर इवन नॉट ओनली रिफ्यूजिंग आप उसको टाइम्ड कर रहे हैं इलेक्शन के साथ। एक, दूसरा अभी आपने अगर देखा कि बार-बार आ रहा है कि अब राम मंदिर का इसमें वो हो एक जाएगा। चीज़ मैं कहना चाहूँगा आनंद जी, जी, जी-20 के प्लीज़। संदर्भ में ही जी, जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई, उसपे भी आपकी छोटी टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर आपके राम मंदिर पे हम चलते हैं, जो आप शुरुआत कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने पुराने स्लोगन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात फिर की। जब वन फैमिली की बात होती है, तो फिर वन फैमिली के अंदर इतना वर्गीकरण क्यों हो जाता है भारत के अंदर कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, कई जातियाँ अलग हैं और वो जातियाँ अलग हैं। यहाँ पे फिर वो चीज़ें नहीं आती हैं। 3 शब्द उन्होंने कहे जी-20 के उसमें। गांधी और बुद्ध को भी कोट किया। कंपैशन, करुणा, ट्रस्टीशिप गांधी जी का और इंक्लूसिवनेस। मुझे समझ नहीं आया कि आप बाहर जाके बुद्ध और गांधी की करुणा की बात करते हैं और भारत में जो गोडसे की जो सारी की सारी सो कॉल्ड चाहने वाले हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, यानी कि जो व्यक्ति हिंसक बन रहा है हमारे समाज का, उसके प्रति आप कुछ भी नहीं कहते हैं। ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी का सिद्धांत था, जहां पे दौलत को, वेल्थ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती थी, लेकिन यहां तो दौलत चंद हाथों तक सीमित हो गई है। इंक्लूसिवनेस, ये तीसरा जो शब्द था उनका, इंक्लूसिव नहीं है, यहां तो सब कुछ एक्सक्लूसिव है। यहां तो जातियों को और धर्मों को अलग किया जा रहा है। आप किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते, किसी ईसाई को टिकट नहीं देते, कहीं पे एक पंजाब को दो चार छोड़ दो तो किसी सिख को भी टिकट नहीं देते हैं आप। तो ये तीनों की तीनों चीजें, कंपैशन, ट्रस्टीशिप और इंक्लूसिवनेस, सिर्फ बाहर दिखाने के लिए है। भारत में इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। और वन अर्थ वन फैमिली, ये भी एक स्लोगन मात्र है बाहर दिखाने के लिए, जो भारत में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। एक छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहूंगा। मैं छोटी-सी टिप्पणी और ज़रा दूसरे ढंग से मैं इसको वो करूँगा। आप जब विदेश की बात करेंगे, तो आपके पास बुद्ध और गांधी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिसकी बिना पे आप बात कर सकें। आप नहीं बात कर सकते। आपको अगर इस देश के बाहर कदम रख रहे हैं, तो आपको बुद्धं शरणं गच्छामि और गांधी शरणं गच्छामि के अलावा आपके पास कोई और नहीं है। और तीसरा,
मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, 1 से 100 नंबर तक बुद्धं शरणम और गांधी शरणम, और 100 नंबर के बाद अगर कोई आता है, तो राज कपूर शरणम गच्छामि और शाहरुख खान शरणम गच्छामि होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बॉलीवुड जो हमारा है, वो इन 2 के बाद अगर इस देश की कहीं आइडेंटिटी की बात है, तो उस बॉलीवुड के जो जो सबसे 2 सितारे जो बाहर विदेश में जिनकी बहुत वो है लोकप्रियता है, राज कपूर और शाहरुख खान। ये मैंने इसलिए कहा कि ये मजबूरी है, ये कोई आउट ऑफ प्रेम नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ कंपल्शन। अब आपने कहा करुणा, ये ये करुणा की बात करते हैं और बिल्किस बानो के हत्यारों को आपके होम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे छोड़ा जाता है। आप, और ये बात मैं पूरी ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूँ, आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं और आप कर्नाटका में आपके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, जो ये माना जाता है कि आपकी आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं, वो वहां जाके और प्रज्ञा ठाकुर वहां जाके जो उन्मादी बातें कहते हैं, उसको और दोहराने की जरूरत नहीं। बाकी हमारे शोज में आपने भी बहुत कवर किया, मैं उसको बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। और ट्रस्टीशिप की बात वो तो छोड़ ही दीजिए, जो आप बड़े आदमियों के साथ हैं। ट्रस्टीशिप का मतलब यह है कि ये मेरा नहीं है, मुझे सौंपा गया है और मैं इसका केवल देखभाल करने वाला, जिसको आप खुद कहते थे, चौकीदार हूं। आपको जो 2014 में इस देश के जो धरोहर दी गई थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दी गई थी, जिनको आपने लगातार बेचना शुरू किया है, ये ट्रस्टीशिप का काम नहीं है, ये अमानत में खयानत का काम है। कि आपको जो हमने सौंपा, जो हमने अपनी जायदाद, जमीन, हमारे जो वो थी, उसको सौंपा और उसको आपने बेचना शुरू कर दिया। तो ट्रस्टीशिप, ये तीनों, अच्छा होता क्या है कि ये तीनों लोग, मतलब ये बीजेपी के खास करके जो शीर्ष नेतृत्व है, ये बिना पलक झपकाए जिस ढंग से इन लोग बोलते हैं, वो गजब की चीज है। सबसे ज्यादा गाली मोदी जी दें और फिर मोदी जी कहें सबसे ज्यादा गाली मुझे मिलती है। सबसे ज्यादा मतलब भ्रष्टाचार के लोगों को अपने यहाँ लाने का काम आप करें, लॉन्ड्री में डाल के उनको सबको कहते हैं कि नहीं नहीं अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं। कर्नाटका में येदियुरप्पा जी के साथ बैठ के अमित शाह साहब बता रहे हैं कि नहीं नहीं सब बाकी सारे लोग भ्रष्टाचारी। तो ये एक महारत है। एक सर्कस का एक होता है ना कि उल्टा करके आप पकड़ लेते हैं, ये एक महारत है। आप अब इस महारत का तो कोई हिंदुस्तान में इनके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है कि गलत बयानी करते समय पलक भी नहीं झपकना। तो इसको क्योंकि भाषा की मर्यादा रखनी है, इसलिए मैं कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास और शब्द नहीं है उसको करने के लिए, क्योंकि भाषा की मर्यादा का उल्लंघन होगा अगर मैं शब्दों का जो इसका सही सही विवेचना कर पाऊं वो कर पाऊं। खैर, मैं फिर वापस आ जा रहा हूं G20 की बात। G20 में आपने G20 में आप राजस्थान कर रहे हैं, आप गुजरात कर रहे हैं, और गुजरात और राजस्थान में आप क्या दिखा रहे हैं? आप वहां के खाने दिखा रहे हैं। G20 में आप खाना दिखाने गए हैं, आप कोई टूरिज्म डेवलपमेंट हो। मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि G20 को एक एक बड़े अच्छा, G20 कोई के जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो स्वैच्छिक है। अगर वो मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, जैसे बाकी जगहों की मैंडेटरी है। खैर, अभी हम G20 से आगे निकल के जो अगला इशू आप कह रहे थे, आप राम मंदिर की बात स्टार्ट कर रहे थे तभी। राम मंदिर की बात अब आप अपना 2024 के इलेक्शन को करके आपने राम मंदिर की बात भी स्टार्ट कर दी है, और राम मंदिर की बात ही नहीं स्टार्ट कर दी है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब मैं भी हिंदू धर्म मानते हैं, आप भी हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि हमारा हिंदू धर्म की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं, जो मेरी समझ में आता है, जो मैं पढ़ा हूं, वो मैं प्रैक्टिस करता हूं। आप जिस ढंग से विश्वास करते हैं, आपकी प्रैक्टिस अलग होती है, और ये यही शायद स्ट्रेंथ है, और यही स्ट्रेंथ, ब्यूटी, खूबसूरती इस धर्म की है कि जब मंदिर में मैं जाता हूं, तो मैं शायद शिव जी के आगे बैठ के हाथ जोड़ के पूजा करता हूँ, मेरी पत्नी विष्णु के सामने करती है, मेरा लड़का हनुमान जी के सामने करता है, मेरी लड़की दुर्गा जी के सामने करती है। उनके इष्ट भी एक ही घर में, इष्ट भी अलग-अलग है। एक ही मंदिर में जाके वो सबसे पहले कौन किसका, वो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये शायद हमारी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को आप केवल धर्म के नाम पे, और वो भी धर्म का के नाम पे जिस तरह से बेचने की, और उसको जैसे कुछ चीजों को आर नॉट फॉर सेल, उससे आपको
फायदे नहीं उठाने चाहिए। अ, उस रेफरेंस में मुझे हरदम ये कष्ट होता है कि जिस तरह के जो हिंदुत्व है, जो हिंदू से फ़र्क है, जिसका काम केवल डिस्ट्रक्टिव है, जिसका काम नफ़रत है, जिसमें जिसमें श्री राम को जय श्री राम वो वॉर क्राई की तरह आप करते हैं, जिसके राम को से सुन के शीतलता नहीं आती है, आपके मन में क्षमा, दया, करुणा ये सब भाव नहीं आते हैं। आपके मन में एक दूसरे को तबाह और नष्ट कर देने का भाव आता है। उस हिंदुत्व की आप वकालत करते हैं और उसकी टाइमिंग भी आप इसलिए रखते हैं कि आपको 2024 के इलेक्शन में उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करके और ओपनिंग करने से फायदा मिले। तो ये वो चीज़ है कि जिसका तो हर चीज़ में इलेक्शन, हर चीज़ में वोट, तो वो एक मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं देश के लिए थोड़ा नुकसानदायक इसलिए हो जाता है कि जब आप एक पर्पज़ से किसी भी काम को कर रहे हैं, तो आपके अच्छे से अच्छे जो जो भी अच्छे भी आपके कदम होते हैं, आपके जो डिसीजंस होते हैं, उसमें कहीं न कहीं खोट आ जाती है, क्योंकि आपको उसके बदले में कुछ चाहिए। तो वो एक एक नुकसानदायक बात हो रही है देश में इस समय।